नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी हिंदी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 के लिए हम जो 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का स्पीड टेस्ट स्टार्ट किए हुए थे, उसका जो पार्ट 2 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो स्पीड टेस्ट है यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 के लिए, इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और हाल ही में भारत जिबूती आचार संहिता में बतौर पर्यवेक्षक शामिल हुआ है। तो आपको बताना है कि यह जो जिबूती आचार संहिता है यह किससे संबंधित है। तो जो जिबूती आचार संहिता यह किससे संबंधित है? हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री चोरी को रोकने से संबंधित है यह जिबूती आचार संहिता। तो इसे आप ध्यान दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री चोरी रोकने के लिए जो है यह जिबूती आचार संहिता लाई गई थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 में संस्थागत श्रेणी के लिए यह पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आप ध्यान दीजिएगा, जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 दिए गए हैं, इसमें अगर हम संस्थागत श्रेणी की बात करें तो संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया है सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी को, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम सीट्स के नाम से भी जानते हैं। सीट्स को जो है आपका संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया। अगर हम वही पर्सनल बात करें, यानी कि अगर हम बात करें व्यक्तिगत श्रेणी में, तो व्यक्तिगत श्रेणी में जो है यह पुरस्कार दिया गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार राजेंद्र कुमार भंडारी को। किसको? तो राजेंद्र कुमार भंडारी को व्यक्तिगत श्रेणी में यह आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया था। आप इसे ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती होती है और 23 जनवरी, इसको जो है किस दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया गया है? तो इनकी जो जयंती होगी, सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती होगी, इसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने 2020 के वर्ष का हिंदी शब्द क्या नामित किया है? यानी कि आपको बताना है ऑक्सफोर्ड के द्वारा 2020 वर्ष के लिए हिंदी, मतलब 2020 वर्ष के लिए हिंदी का कौन सा शब्द चुना गया है। तो हिंदी का जो शब्द है 2020 के लिए ऑक्सफोर्ड के द्वारा चुना गया है आत्मनिर्भरता, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, आत्मनिर्भरता। अगला प्रश्न आपको बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। मैं आपको बता दूं, यह जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है यह किससे संबंधित है? यह मतलब है क्या? तो यह एक संवैधानिक निकाय है। कौन सा निकाय है? तो यह एक संवैधानिक निकाय है। इसे आप ध्यान दीजिएगा, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है यह एक संवैधानिक निकाय है, तथा इससे जुड़ा आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल है 338। इसे आप ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर हम आर्टिकल 338A की बात करें, तो जो आर्टिकल 338A है यह राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। तो दोनों आपको याद रखना है, अगर आर्टिकल 338A पूछे तो जनजाति आयोग से हो जाएगा, अगर सिर्फ आर्टिकल 338 पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा अनुसूचित जाति आयोग से। तो आप याद रखिएगा, ये दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी कि संवैधानिक निकाय हैं। अगला प्रश्न है, और सेर्विक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो सेर्विक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से हाल ही में किसको सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, यानी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, और किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो आप ध्यान दीजिएगा, महमूद गजनवी ने जो है और संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के जो सिक्के हैं उसको निर्गत किया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा महमूद गजनवी। इसे आप याद रखिएगा, तथा जो महमूद गजनवी था इसने 1025 ईस्वी में गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण भी किया था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, और दक्षिण भारत का जो फेमस तकोल्लम का युद्ध था यह किसके मध्य लड़ा गया था? तो दक्षिण भारत का जो फेमस तकोल्लम का युद्ध था यह 949 ईस्वी में
और आपका क्या हो जाएगा, चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य, यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रकूट होगा, यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है तो आप ध्यान दीजिएगा। चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य जो राजा थे, राष्ट्रकूट राजा थे, इनके मध्य हुआ था तकोल्लम का फेमस युद्ध। तो आप इसे याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 949 ईस्वी में तकोल्लम का युद्ध लड़ा गया था चोल और राष्ट्रकूट राजाओं के मध्य। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? तो जो प्रारंभिक जैन साहित्य था यह लिखा गया था अर्धमागधी भाषा में, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, अर्धमागधी भाषा। अगला प्रश्न है, और मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए जाते थे कहाँ पे, आपको बताना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो नवपाषाण कालीन संस्कृति थी उस समय की यह बात है। कब की बात है यह? तो नवपाषाण कालीन संस्कृति जब चल रही थी उस समय की बात है, जब मनुष्यों को दफनाया जाता था तो उनके साथ कुत्तों को भी दफनाया जाता था। तो यह प्रथा कहाँ पे प्रचलित थी? तो कश्मीर के बुर्ज होम में, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, कश्मीर के बुर्ज होम में। अगला प्रश्न है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो स्थापना थी यह की गई थी 1784 के पिट्स इंडिया अधिनियम के तहत, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, पिट्स इंडिया अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न है, और आचार्य विनोबा भावे को जो है पहली बार किस आंदोलन में भाग लेने के लिए गिरफ्तार किया गया था? तो जो आचार्य विनोबा भावे थे ये पहली बार गिरफ्तार हुए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, यानी कि ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है आचार्य विनोबा भावे गिरफ्तार हुए थे। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह फैक्ट है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, यानी कि ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही है। और अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महालवाड़ी प्रथा जो है किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त किया गया? यानी कि जो महालवाड़ी प्रथा थी इसमें किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त किया गया था? तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय उसने महालवाड़ी प्रथा में जो है ग्राम समुदायों के साथ सीधे राजस्व का बंदोबस्त किया हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही, आप इसे याद रखिएगा। और पूरे ग्राम समुदायों के साथ जो है समग्र रूप से राजस्व का बंदोबस्त किया गया था महालवाड़ी प्रथा में, जिसे आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला है, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी पूछी जा रही है आपसे। तो अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ पे ड्रेनेज एरिया की बात हो रही है, जल के आयतन की बात हो रही है। तो जल के आयतन यानी कि ड्रेनेज एरिया के मामले में विश्व की सबसे लंबी आपको मिलेगी, लंबी नदी मिलेगी आपको अमेजन। तो आप इसे याद रखिएगा, अमेजन जो है विश्व की सबसे विशालतम नदी है अपवाह क्षेत्र के मामले में, तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और प्रधान यामोत्तर तथा विषुवत रेखा आपस में कहाँ पे मिलती हैं आपको बताना है। तो आप याद रखिएगा, जो प्रधान यामोत्तर तथा विषुवत रेखा एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में काटते हैं, यानी कि अटलांटिक महासागर को हम अंध महासागर के नाम से भी जानते हैं। तो यहीं पे प्रधान यामोत्तर रेखा और विषुवत रेखा एक दूसरे को काटते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में सामान्यतः मानसून का महीना कौन सा होता है? तो आप याद रखिएगा, जो लौटता हुआ मानसून होता है, आप याद रखिएगा जो लौटता हुआ यानी कि नॉर्थ ईस्ट मानसून जो होता है, उत्तर पूर्वी जो मानसून होता है जिसको हम लौटता हुआ मानसून के नाम से भी जानते हैं, इसी के कारण ठंडियों के मौसम में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा देखने को मिलती है। तो सामान्य महीना कौन सा होता है मानसून का तमिलनाडु में? तो नवंबर और दिसंबर, इन महीने में नॉर्थ ईस्ट मानसून यानी कि जो लौटता हुआ मानसून होता है उससे तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में वर्षा देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको यूपी SSC PET देना है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि यह यूपी से रिलेटेड जीके का है। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें से जो कौन सा राज्य है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से टच नहीं होती है, तो आप ध्यान दीजिएगा, जो पंजाब है इसकी सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती, बाकी राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड ये तीनों राज्यों की सीमाएं जो हैं उत्तर प्रदेश से टच होती हैं।
आपको आज का पहला मैं होमवर्क दे रहा हूँ। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कुल कितने राज्यों की जो सीमाएं हैं उत्तर प्रदेश से टच होती है, तथा सबसे छोटी सीमा वो कौन सा राज्य है जिसकी सबसे छोटी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, तथा सबसे बड़ी सीमा टच करने वाला कौन सा राज्य है उत्तर प्रदेश से। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न है, विशेष आर्थिक नीति क्षेत्र कब घोषित की गई थी? तो विशेष आर्थिक नीति क्षेत्र कब घोषित किया गया था? तो अप्रैल सन 2000 में। तो इसे आप याद रखिएगा, विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति को अप्रैल 2000 में घोषित किया गया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अदृश्य निर्यात का क्या अर्थ होता है? तो अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? सेवाओं का निर्यात, यानी कि सर्विस का जो निर्यात होता है, सेवाओं का जो निर्यात होता है उसको हम अदृश्य निर्यात कहते हैं। अगला प्रश्न है, खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी? तो द्वितीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1956 में जो है खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में। तथा खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? विनय कुमार सक्सेना। अगला प्रश्न है, गिल्ट एड्स बाजार किससे संबंधित है? तो जो गिल्ट एड्स बाजार है इसका संबंध किससे है? तो सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। नीति आयोग का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो नीति आयोग का पूरा नाम आपको मिलेगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तथा नीति आयोग को जो है योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया था। आप ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग की जो स्थापना थी योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को की गई थी। तथा नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री वर्तमान में जो है नरेंद्र मोदी, वही नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। वही अगर हम इसके सीईओ की बात करें तो नीति आयोग का सीईओ कौन है वर्तमान में? तो नीति आयोग का सीईओ वर्तमान में कौन है? तो इसका हो जाएगा आंसर अमिताभ कांत। अमिताभ कांत जो है ये नीति आयोग का सीईओ है। तथा वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं राजीव कुमार। तो नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार। और नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है इसमें से दिए गए कथनों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो आइए कथन को सबसे पहले पढ़ते हैं। पहला कथन क्या कह रहा है? सभी व्यक्ति पंचायती राज के सदस्य बन सकते हैं। तो यह बिल्कुल ही गलत कथन है। उसके बाद दूसरा कथन क्या है? वह व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य होने की योग्यता न रखता हो पंचायती राज का सदस्य बन सकता है। तो यह भी कथन बिल्कुल गलत है। इसके बाद 25 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति ही पंचायती राज की सदस्यता के लिए योग्य होते हैं। यह भी कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि मिनिमम एज इसमें 21 वर्ष रखी गई है। लास्ट कथन जो है हमारा सही है, वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हों पंचायती राज की सदस्यता के योग्य होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निश्चय कौन करता है? तो धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निश्चय करता है लोकसभा स्पीकर, यानी कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हीं के द्वारा यह निश्चय किया जाता है कि कोई जो विधेयक है वह धन विधेयक है या नहीं है। तो राइट आंसर आपका जाएगा लोकसभा स्पीकर, जो कि वर्तमान में है ओम बिरला। ओम बिरला की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है कोटा। तो इसे भी आप याद रखिएगा, राजस्थान के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो लगातार 60 दिनों तक, अगर मान लीजिए कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कोई सांसद है, अगर वह लगातार बिना अनुमति लिए 60 दिनों तक संसद की बैठकों में हिस्सा नहीं लेता है तो जो है उस सांसद की जो सदस्यता है वह रद्द की जा सकती है। तो राइट आंसर आपका जाएगा 60 दिन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान इनमें से किसका सबसे बड़ा ऋणी है? तो इसमें से भारतीय संविधान सबसे बड़ा ऋणी किसका है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का, यानी कि भारत शासन अधिनियम के जो मैक्सिमम प्रावधान थे उनको हमारे संविधान में सम्मिलित किया गया है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। जैसे इसमें कौन कौन से प्रावधान सम्मिलित किया गया था, जैसे इसके अंतर्गत आरबीआई की स्थापना की गई थी, इसके अंतर्गत यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। इसी तरह से बहुत सारे प्रावधान है जो डायरेक्टली हमारे संविधान में बनाए गए थे, इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला है प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, रक्त क्या होता है? तो जो हमारा ब्लड होता है, हमारा जो रक्त होता है, यह एक प्रकार का
संयोजी ऊतक होता है। यहाँ पे संयोजी होगा तो यह जो रक्त होता है हमारा मानव का जो ब्लड होता है यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? तो जितने भी उभयचर होते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, जितने भी उभयचर प्राणी होते हैं उनमें जो है 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय मिलता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जैसे मेढक। मेढक जो है यह उभयचर है तथा इसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, और डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि को नापने के लिए डेसिबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही, वातावरण में ध्वनि। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित है? तो सरोजिनी नायडू के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं? तो इसमें से द ब्रोकन विंग हो गया, द गोल्डन थ्रेशोल्ड हो गया और द बर्ड ऑफ टाइम, ये 3 पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई हैं, लेकिन जब द गोल्डन बर्ड इनकी पुस्तक नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा द गोल्डन बर्ड। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो जो मोहिनी अट्टम है यह किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, केरल का यह शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप ध्यान दीजिएगा, केरल यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी नहीं है? तो इसमें से जो नाइट्रोजन है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं, बाकी मीथेन ग्रीन हाउस गैस है और जलवाष्प ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। ये इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसें हैं जिनके द्वारा ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न होती है, यानी कि जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं वे सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होती हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए, मेनली इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? तो जो पोर्ट ब्लेयर है यह अंडमान निकोबार की राजधानी है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? तो इसमें से जो है आपका अंटार्कटिका वाला जो एरिया है यह किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं आता। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अंटार्कटिका यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो मैं आपको बता दूं, हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं, हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं, ये राज्यसभा में 12 सदस्यों को और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नामित कर सकते हैं। तो ये टर्म आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और उस मंदिर का आपको नाम बताना है जो एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काट कर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। तो इस मंदिर का नाम है कैलाश मंदिर। यह एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काट कर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। अगला प्रश्न है, भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच समुद्री सुरक्षा को लेकर हाल ही में कोलंबो में आयोजित त्रिपक्षीय वार्ता में जो है भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया था? तो इस वार्ता में हिस्सा लिया था अजीत डोभाल ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, अजीत डोभाल। अगला प्रश्न है, आपको बताना है, यहाँ पे आप प्रश्न क्या है हमारा, तो एडेल गिव, यहाँ पे एडेल गिव होगा। तो एडेल गिव हुरून इंडिया की रिपोर्ट 2020 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 में सबसे दानवीर भारतीय कौन था? तो एडेल गिव हुरून इंडिया की रिपोर्ट जो आई थी 2020 में, इसके अनुसार 2020 में सबसे दानवीर भारतीय थे अजीम प्रेमजी। अजीम प्रेमजी जो हैं ये विप्रो कंपनी के मालिक हैं, विप्रो कंपनी के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है, हाँ, राज्यसभा के उपसभापति के रूप में किसे चुना गया है? तो हरिवंश नारायण सिंह को जो है राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है। तथा राज्यसभा के सभापति कौन है? तो हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, उस भारतीय गणितज्ञ का आपको नाम बताना है जिसे हाल ही में माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 दिया गया। तो माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार दिया गया निखिल श्रीवास्तव को, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज का हमारा जो स्पीड टेस्ट था इसमें हमने 40 बेहतरीन प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। इसके साथ इसका जो पार्ट 3 होगा उसको जल्दी हम अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।